हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका एजुकेटर विकास दुबे आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए पढ़ते हैं अगस्ट काम्टे को। अगस्ट काम्टे समाजशास्त्र के जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का समाजशास्त्र नामकरण, सोशियोलॉजी नामकरण किसने किया? तो अगस्ट काम्टे ने। प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म के संस्थापक माने जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था और मानवीय प्रगति के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत की। एक नए विज्ञान के माध्यम से अराजकता का तार्किक समाधान। अगस्ट काम्टे को पढ़ते समय तीन प्रमुख अवधारणाओं पर हम लोग फोकस करेंगे। एक है प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म, दूसरा है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, 3 स्तरों का नियम, तीसरा है सामाजिक गतिकी और सामाजिक स्थितिकी, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। ये बेसिक चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगस्ट काम्टे के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति के बाद की अराजकता, उथल पुथल से व्यवस्था की खोज। तात्कालिक जो कंटेम्प्रेरी फ्रांस का समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, जिसमें सबसे ऊपर थे क्लर्जी, पादरी, उसके नीचे थे राजा और वो लोग जो सैनिक और युद्ध लड़ते थे, और तीसरे पे आते थे एकदम बॉटम पे आम इंसान, कॉमन मैन। उत्पादन का जितना काम था वो कॉमन मैन करता था, जो सबसे तीसरे लेवल पे है, तीसरे स्टेट का व्यक्ति है, वो करता था। और विलासिता पूर्ण जीवन ऊपर के 2 स्टेट जी रहे थे, मतलब उनके पास उत्पादन का काम नहीं है, बस कंजम्पशन का काम, उपभोक्ता का काम वो लोग कर रहे थे। समाज में उथल पुथल था, सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब थे। जिसके बाद फ्रांस की क्रांतियां हुई। राजा की निरंकुशता और गैर जिम्मेदारी ने समाज में इस क्रांति को जन्म दिया। उसी समाज में अगस्ट काम्टे रह रहे हैं। तो पहले भी हम लोग बात की, जो भी समाजशास्त्री है, कोई विचारक है, कोई भी थिंकर है, इवन हम और आप हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमारे विचारों पर, हमारे आइडियाज पर, तात्कालिक जो सोसाइटी है जहाँ पर हम रह रहे हैं, उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। क्योंकि जो आइडियाज हैं, जो सिद्धांत हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो वैक्यूम में नहीं पनपते। तो यही बात है, उस समय जो डिसरप्शन थे, जो चाओस थी सोसाइटी में, उसी का समाधान, उसी का रेजोल्यूशन खोजने के लिए अगस्ट काम्टे निकलते हैं और फिर ये अपनी अवधारणाएं प्रतिपादित करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो क्रांति के बाद समाज में जो पुरानी मान्यताएं थी, जो संस्थाएं थे, पुराने इंस्टीट्यूशंस थे, वो क्या हो गए? टूट गए, बिखर गए। परंपरागत मूल्य अस्त व्यस्त हो गए, मतलब जो ट्रेडिशनल मूल्य था, जो वैल्यूज थे समाज में, परंपरागत तरीके से चल रहे थे, वो बिखरे पड़े थे, जिससे सांस्कृतिक और भौतिक दरिद्रता फैली। किसी भी समाज में अगर प्रतिमान, उसके मूल्य, उसके कल्चर इस तरीके से बिखरे पड़े होंगे, ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, तो समाज में एक तरीके से कल्चरल और भौतिक जो है दरिद्रता फैलेगी। और बौद्धिक पुनर्जागरण, जो एनलाइटमेंट का पीरियड है, तर्क और विज्ञान पर एक नया विश्वास की बात करता है। अगर काम्टे की बात करें तो काम्टे का जो जीवन लक्ष्य था, समाज का पुनर्निर्माण करना और अराजकता में व्यवस्था बदलना। समाज शास्त्र विषय का उद्भव ही इसी आधार पर हुआ है कि अराजकता में व्यवस्था की खोज के प्रक्रिया स्वरूप समाजशास्त्र का उद्भव होता ही है। जब हम लोग समाजशास्त्र के उद्भव की बात करेंगे, पहले चैप्टर में हमारे चैनल पर क्लासेस भी पड़ी होगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो समाजशास्त्र विषय का उद्भव ही अव्यवस्था में व्यवस्था की खोज के लिए या अव्यवस्था के प्रतिक्रिया स्वरूप ही होता है।
इतनी बात आप समझ गए, आइए आगे चलते हैं। सोशल फिजिक्स से समाजशास्त्र का जन्म कैसे? सामाजिक भौतिकी, सबसे पहले जो नाम रखा था ऑगस्ट कॉम्टे ने, समाजशास्त्र नहीं रखा था, वो रखा था सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। क्या नाम रखा था? सामाजिक भौतिकी। पर क्वेटलेट के इस शब्द का उपयोग कर लेने के कारण उन्होंने बाद में इसका नाम समाजशास्त्र सोशियोलॉजी रखा। सेंट साइमन के साथ मिलकर समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी। सेंट साइमन ऑगस्ट कॉम्टे के गुरु थे। सबसे पहले इन्होंने इसका नाम रखा था सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। बेल्जियम के जो वैज्ञानिक हैं एडोल्फ क्विटलेट द्वारा इस शब्द का प्रयोग कर लेने के बाद इन्होंने इसका एक नया नाम सोशियोलॉजी रखा। सोशियोलॉजी जो लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं के संगम से बनता है। लैटिन और ग्रीक शब्दों का वैज्ञानिक संगम। इसका उद्देश्य था कि भौतिकी के गुरुत्वाकर्षण नियमों की तरह समाज के अटल नियम खोजना। मतलब जो नेचुरल लॉज हैं, नेचुरल लॉज की तरह ही जो ह्यूमन बिहेवियर है, समाज है, उसका अध्ययन करना और एक यूनिवर्सल सिद्धांत का प्रतिपादन करना, जिससे कि प्रेडिक्टेबल सोशल लॉज या एक ऐसा यूनिवर्सल सिद्धांत हो जाए जिससे समाज में होने वाले परिवर्तन, समाज की संरचना, समाज के नियम, समाज कैसे चल रहा है, उन सारी चीज़ों को समझ सके। जैसे अगर कोई चीज़, जैसे कि न्यूटन बैठे थे पेड़ के नीचे और सेब ऊपर से गिरा, तो उन्होंने ग्रेविटी की खोज की। तो कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगेगा। तो ऐसे ही कुछ नियम, कुछ यूनिवर्सल नियम की खोज के लिए सामाजिक भौतिकी नामक विषय का इन्होंने प्रतिपादन किया या शुरुआत किया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सॉरी। आइए समझते हैं प्रत्यक्षवाद। समाजशास्त्र पढ़ते समय कहीं न कहीं इस शब्द से आपका सामना हुआ होगा। जानते हैं आप तो और अच्छा है, नहीं तो आइए पढ़ते हैं। प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म का वैज्ञानिक दर्शन, तथ्य आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय। तथ्य आधारित फैक्ट बेस्ड वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब साइंटिफिक अप्रोच का उदय। अब तक समाज को किस तरीके से समझा जा रहा था? फिलॉसफी और साइकोलॉजी से, स्पिरिचुअल ग्रंथों से। इनसे क्या हो रहा था? इनसे समाज का आइडियलाइजेशन हो रहा था, दार्शनिकीकरण हो रहा था। समाज क्या है उसको समझने की बजाय समाज को क्या होना चाहिए ये समझा जा रहा था। मतलब कि अपराध गलत बात है, झूठ बोलना गलत है, या समाज को ऐसे होना चाहिए, ये आदर्श समाज है, ये आदर्श सोसाइटी है। फिलॉसफी ये कर रहा था, एब्स्ट्रैक्ट थियराइजिंग कर रहा था। पर यहाँ पे जो शुरुआत होती है वो एक साइंटिफिक अप्रोच की बात हो रही है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हो रही है। मतलब अब शुरू होगा एम्पिरिकल स्टडी, अनुभवजन्य अध्ययन। मतलब अभी तक क्या हो रहा था? समाज को समझने के लिए समाज से डेटा लिया ही नहीं जा रहा था। समाज को समझने के लिए समाज से डेटा नहीं लिया जा रहा था। हमारे माइंड में ही परसेप्शन बनता था, हमारे माइंड में ही इंटरप्रिटेशन होता था, हमारे माइंड में ही प्रोसेस होता था और फिर समाज के बारे में एक अवधारणा दे दी जाती थी। ये कर रहा था फिलॉसफी। पर यहाँ पे बात हो रही है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के उदय की, प्रत्यक्षवाद की, पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवाद से आपको समझ में आ रहा है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, मतलब इसमें कोई हिडन चीज नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है, ये है एम्पिरिकल।
जो आपको सामने है, जो दिख रहा है। जैसे साइंस की बात, साइंस क्या कहता है? साइंस जिसको प्रूफ कर लेता है, जिसका प्रैक्टिकल कर लेता है, जिसके बारे में वो देख सुन सकता है, समझ सकता है, उसी को वो सच मानता है। उसी के आधार पर अगर देखें तो यहाँ पे पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद की बात कर रहे हैं, जो कि एक साइंटिफिक अप्रोच है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है समाज को समझने के लिए। ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत अवलोकन और प्रयोग, मतलब ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऑगस्ट काम्टे कहते हैं, अगर नॉलेज गेन करना है, ज्ञान का जो सबसे लेजिटिमेट सोर्स है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, अवलोकन और प्रयोग। ये याद रखिएगा, आराम से पढ़िएगा, प्रत्यक्षवाद में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ईश्वरीय शक्तियाँ, कल्पना और अमूर्त परंपराओं पर निर्भरता का पूर्ण त्याग, मतलब ऐसी चीज़ें जो मिस्टिकल है, मिथिकल है, जिनके बारे में हमारे पास सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसका हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उन चीज़ों का त्याग करना। एब्स्ट्रैक्ट ट्रेडिशन का, आपके इमेजिनेशन का, और ऐसी अलौकिक शक्ति, मेटाफिजिकल, जो प्रूव नहीं हो सकती, ईश्वरीय शक्तियों का त्याग करना या उन पर निर्भरता का पूर्ण त्याग। तो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान का चक्र क्या है? साइकिल ऑफ साइंस क्या है? पहला तो है जानना। पहला क्या है? जानना, टू नो। और जानेंगे कैसे? ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे। फिर प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। उसके बाद आता है कंट्रोल, नियंत्रण। ये साइकिल ऑफ साइंस है। टू नो, टू प्रेडिक्ट, टू कंट्रोल। सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए प्राकृतिक विज्ञान की कठोरता का उपयोग। ये बात प्रत्यक्षवाद में ऑगस्ट काम्टे करते हैं। ये बेसिक चीज आपको समझ में आ रहा होगा। प्रत्यक्षवाद क्या है? एक साइंटिफिक अप्रोच है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है समाज को समझने का, जिसके अंतर्गत ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऐसी चीजें जो कल्पना बेस्ड पर हैं, जो अमूर्त हैं, जिनका कोई प्रूफ नहीं है, जो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं की जा सकती हैं, उनका त्याग करना। साइकिल ऑफ साइंस क्या है? टू नो, टू प्रेडिक्ट, टू कंट्रोल। इतना आप समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। प्रत्यक्षवाद के 3 मुख्य वैज्ञानिक स्तंभ, पॉजिटिविज्म के 3 पिलर समझते हैं। वैज्ञानिक नियम, ट्रू लॉ क्या है? साइंटिफिक लॉ क्या है? साइंटिफिक रूल क्या है? एक तो बात करता है अनुभववाद, मतलब एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद। दूसरा कहता है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा है सत्यापन, कि प्रूफ की जा सके। मतलब धर्म और जो मेटाफिजिक्स है, धर्म और रिलीजन और जो मेटाफिजिक्स है, उसका त्याग करना। अनुभववाद क्या है? केवल वही सत्य है जिसे मानवीय इंद्रियों से महसूस या देखा जा सकता है। क्या ईश्वरीय शक्ति को आप देख सकते हैं? मिथिकल और मिस्टिकल चीजों को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो वही चीजें हैं एम्पिरिसिज्म के अंतर्गत, अनुभववाद के अंतर्गत, जो प्रत्यक्षवाद के जो वैज्ञानिक स्तंभ है। पहला स्तंभ अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म की बात हो रही है, केवल वही सत्य है जिसे मानवीय इंद्रियों से महसूस या देखा जा सके। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? वस्तुनिष्ठता क्या है? कि अध्ययन में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। मतलब आप अगर अध्ययन करने जा रहे हैं तो अपना पूर्व बैगेज, अपनी खुद का परसेप्शन, अपना खुद का आइडिया और अपनी व्यक्तिगत जो परसेप्शन है उसको पीछे छोड़ के जाइए। मतलब आपकी न्यूट्रलिटी, आपकी तटस्थता
सही अध्ययन के लिए, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बहुत जरूरी है। तो पहला है एम्पिरिसिज्म, दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, तीसरा है सत्यापन, वेरिफिकेशन, साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच और पुष्टि की जा सके, मतलब वेरीफिएबल होना चाहिए, सत्यापित हो सके जो। फिर लास्ट अगर देखेंगे तो सेल्फ करेक्टिव, स्वसुधार, जो सिद्धांत तथ्यों पर खरा न उतरे उन्हें खारिज कर दिया जाता है। तो ये 3 पिलर आपको याद रहेंगे, अनुभववाद, वस्तुनिष्ठता, सत्यापन, एम्पिरिसिज्म, ऑब्जेक्टिविटी और वेरिफिकेशन। आराम से समझिएगा, इसके बाद आपको ऑगस्ट काम्टे के किसी भी नियम में, किसी भी अवधारणा में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। आइए आगे चलते हैं। समाज को समझने की वैज्ञानिक विधियां क्या है? समाज को, सोसाइटी को समझने के लिए वैज्ञानिक विधियां क्या है? तो यहाँ पे बात करते हैं साइंटिफिक मेथड की, वैज्ञानिक प्रविधि की, साइंटिफिक मेथडोलॉजी की। पहला क्या है? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होकर समाज को देखना, न कि केवल यादृच्छिक रूप से। मतलब जो ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए वो रैंडम नहीं होना चाहिए, उसका कोई आधार हो, कोई साइंटिफिक बेस हो, रेशनलाइज्ड हो, तार्किक हो। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हो, साइंटिफिक थ्योरी द्वारा निर्देशित हो, समाज को देखना, न कि केवल यादृच्छिक रूप से, रैंडमली। दूसरा है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। क्या है? एक्सपेरिमेंट। समाज में प्रत्यक्ष प्रयोग सीमित है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संभव है। मतलब आप समाज में ऐसे नेचुरल साइंस में आप क्या करते हैं? लैब में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं भौतिक रूप से। पर समाज में ये पॉसिबल नहीं है कि किसी लैब में जाके समाज के सिद्धांतों का निर्माण हो सके, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग संभव है, एक्सपेरिमेंट संभव है, इनडायरेक्टली एक्सपेरिमेंट संभव है। तीसरी बात करता है तुलना, कंपैरिजन की। तीसरी बात करता है तुलना, कंपैरिजन की। विभिन्न मानव संस्कृतियों, यहाँ तक कि पशु समाजों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तो कंपैरिजन की बात करता है, कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करता है, तुलनात्मक अध्ययन की बात करता है। फोर्थ है ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड, समय के साथ मानव समाज के क्रमिक विकास का विश्लेषण। तो 4 चीज जो साइंटिफिक मेथडोलॉजी में है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों को याद हो गया होगा। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, तुलना, कंपैरिजन, ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड। अवलोकन क्या है? एक तरीके से हम इससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब हम जो फैक्ट्स हैं, सोशल फैक्ट्स हैं, उनका रिलेशन तलाश रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तुलना मतलब एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, और ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड की बात करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा प्रत्यक्षवाद के बारे में। मानव बुद्धि के नियम स्तर, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी में लॉ ऑफ 3 स्टेजेस से क्वेश्चन लगभग आते हैं। मानव बुद्धि के 3 स्तर क्या क्या हैं? प्रथम स्तर है थियोलॉजिकल, धार्मिक स्तर। ये सबसे प्रारंभिक स्वरूप है, दूसरा है मेटाफिजिकल, तात्विक, जो कि दार्शनिक स्वरूप है, और एट लास्ट है पॉजिटिव, प्रत्यक्ष स्वरूप। तो काम्टे के अनुसार मानव मस्तिष्क और संपूर्ण समाज अनिवार्य रूप से 3 क्रमिक अवस्थाओं से गुजरता है। तो काम्टे कहते हैं कि कोई भी समाज है या मानव मस्तिष्क है, वो अनिवार्यतः इन 3 स्तरों से गुजरा हुआ है। एक है धार्मिक स्तर, दूसरा है तात्विक स्तर, तीसरा है प्रत्यक्ष, पॉजिटिव। जिस तरह मानव समाज बदलता है
वैसे ही घटनाओं को समझने का हमारा नज़रिया भी बदलता है। और यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि हर सभ्यता को कल्पना से यथार्थ के इसी मार्ग पर चलना पड़ता है। कोई भी नया चरण तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि पिछला चरण अपनी सीमा तक न पहुंचे। मतलब धार्मिक स्तर, थियोलॉजिकल जो लेवल है, जब अपने जो साइकिल है, जीवन चक्र है, उसके लास्ट में नहीं होगा तब तक मेटाफिजिकल तात्विक स्तर शुरू नहीं होता। तो ये आप लिख लिए होंगे, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, मानव बुद्धि के या समाज के ये 3 स्तर हैं जो कि ऑगस्ट कंटे बताते हैं। और ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ है, सभी समाज, सभी मानव मस्तिष्क इसी स्तर से होते हुए गए हैं। धार्मिक, थियोलॉजिकल, तात्विक, मेटाफिजिकल, प्रत्यक्ष, पद। तो सबसे प्रथम चरण, पहला स्तर जो है उसको हम बचपन कह सकते हैं, जो कि धार्मिक अवस्था, थियोलॉजी स्टेट। इसके अंतर्गत आप ये समझिए, अगस्ट काम्टे कहते हैं कि ये मानव जाति का बौद्धिक बचपन है, जब आपकी आइडियोलॉजी, आपके विचार उतने परिपक्व नहीं हुए होते हैं। इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो नेचुरल इवेंट्स हैं, चाहे बारिश हुई, कोई बीमारी हुई, आकाश में बिजली का चमकना, सब कुछ का कारण एक ही है, वो है ईश्वर का क्रोध या जादू, उसका चमत्कार या उसका जो है क्रोध है। इस बात पर सारी घटनाओं को या उनकी व्याख्या की जाती थी। मस्तिष्क ब्रह्मांड के क्यों फर्स्ट कॉज का उत्तर खोजने का प्रयास करता है। इसके जो उपचरण थे क्या था कि फेटिसिज्म था, जड़ पूजा था, बहुदेववाद था, फिर एकेश्वरवाद। इस तरीके से इसके सब स्टेट थे या सब लेवल थे। मतलब थियोलॉजी में भी आप देखेंगे तो एक चरण है, सबसे पहले कि फेटिसिज्म है, जड़ पूजा है, मतलब कि ब्लाइंडली हम पूजा कर रहे हैं या वर्शिप कर रहे हैं। दूसरा आता है बहुदेववाद, पॉलीथिज्म। उसके बाद फिर आता है एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म। अगर सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, जो सामाजिक संरचना है, तो पुरोहितों और सैन्य शासकों का प्रभुत्व और मुख्य इकाई जो थी वो परिवार थी। ये सबसे प्रारंभिक अवस्था है किसी भी समाज का या किसी भी मानव के मस्तिष्क का, विचार का, जिसमें ह्यूमैनिटी, मानव जो समाज है, उसके सबसे टॉप पे रहती है सुपर नेचुरल पावर, अलौकिक शक्ति। आइए हम लोग आगे चलते हैं। ऐसा है कि ये पहला स्टेज जो सबसे बेसिक अनमेच्योर्ड स्टेट है, आप उसको विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। आइए चलते हैं सेकंड स्टेज पे, द्वितीय चरण पे, जो कि हम उसको किशोरावस्था की अवस्था, मिडिल एज कह सकते हैं, जो कि तात्विक अवस्था है। मतलब यह धर्म और विज्ञान के बीच का अमूर्त पुल है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बात होगी दर्शन की। किसकी होगी? दर्शन की। जो रिलीजन है, जो विज्ञान है, उसके बीच में है अमूर्त विचार, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जो कि तात्विक अवस्था है। मानव जाति की बौद्धिक किशोरावस्था यह एक संक्रमण कालीन अवस्था है, एक ट्रांजिशन जोन है। ईश्वर की जगह अब अमूर्त शक्तियों जैसे प्रकृति या सार ने ले ली। मतलब घटनाओं के पीछे के रहस्य पर तार्किक बहस शुरू हुई। मतलब एक रेशनल आर्गुमेंट और डिबेट तो शुरू हुए, पर जो वैज्ञानिक प्रमाण होते हैं वो अभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं थे। ये है वो ट्रांजिशन जोन। मतलब यहाँ पे हर चीज को हम ब्लाइंडली दैवीय शक्ति या रिलीजन की बात भी नहीं कर रहे हैं।
तार्किक आर्गुमेंट कर रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, परंतु अभी भी जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं वो अपने अस्तित्व में नहीं है। ये है किसी भी समाज का ट्रांजिशन जोन, किशोरावस्था। सामाजिक संरचना चर्च के पादरियों, वकीलों का प्रभुत्व, मुख्य इकाई जो थी वो राज्य हो गई थी, स्टेट। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। पहला दूसरा, पहला क्या हो गया? थियोलॉजिकल, धार्मिक अवस्था। दूसरा हो गया तात्विक अवस्था, मेटाफिजिकल। आइए समझते हैं। तृतीय चरण वयस्कता, मतलब जब समाज परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ये क्या है? प्रत्यक्ष अवस्था, जहाँ पर अवलोकन और ब्रह्मांडीय नियमों का अध्ययन। मतलब अब क्या होगा? जो साइंटिफिक लॉ है उनके आधार पर बात होगी। मतलब इंसान ने यह खोजना बंद कर दिया कि ब्रह्मांड क्यों बना है, ध्यान इस पर है कि चीजें कैसे काम करती हैं। कल्पना और अमूर्तता की जगह पूरी तरीके से जो तर्क और अवलोकन ने ले लिया। अब जो रेशनैलिटी और ऑब्जर्वेशन है वो प्ले में है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट थियराइजिंग हो रही है। तो सामाजिक जो संरचना है उसमें औद्योगिक प्रशासक, जो इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेसी है, वैज्ञानिकों का नेतृत्व, जो साइंटिस्ट हैं, और इनकी जो इकाई थी सामाजिक अध्ययन की या संरचना की, वो क्या थी? संपूर्ण मानव जाति, पूरी ह्यूमैनिटी। ये है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बाय अगस्ट काम्टे। पहला है थियोलॉजिकल स्टेट, धार्मिक स्तर। पहला है थियोलॉजिकल, धार्मिक स्तर। दूसरा है मेटाफिजिकल, तात्विक स्तर। और तीसरा है पॉजिटिव, प्रत्यक्ष स्तर। ऐसा है कि तीनों समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं विज्ञानों के संस्तरण की। अगस्ट काम्टे ने विज्ञानों का संस्तरण दिया, जिसमें सोशियोलॉजी को सभी विज्ञानों की महारानी कहा। सबसे पहले उन्होंने गणित शास्त्र, मैथमेटिक्स को रखा, दूसरे पे एस्ट्रोनॉमी को, पहले पे ये, दूसरे पे एस्ट्रोनॉमी, तीसरे पे फिजिक्स, चौथे पे केमिस्ट्री, पांचवें पे बायोलॉजी और छठवें पे सोशियोलॉजी। 1 2 3 4 5 6 ये क्रम आप देख पा रहे होंगे। क्या है? सबसे पहले गणित, फिर खगोल विज्ञान, फिर भौतिकी, फिर रसायन, फिर जीव और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को इन्होंने सभी विज्ञानों की महारानी कहा और सबसे बाद में इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। ये क्रम आप लोग याद रखिए। अक्सर जब भी अगस्ट काम्टे की से सवाल पूछा जाता है, कहीं न कहीं इन्हीं सब अवधारणाओं से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं वर्गीकरण का जो वैज्ञानिक आधार है, क्लासिफिकेशन का जो साइंटिफिक बेसिस है वो समझते हैं। जो इन्होंने ये हायरार्की दी है साइंस की। आप ये देखेंगे ग्राफ एक्स और वाई। जो रेड लाइन है वो कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है और जो ब्लू लाइन है वो जनरलिटी को दर्शाता है। इसके आधार पर मैथ, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशियोलॉजी को उन्होंने रखा है। सोशियोलॉजी कम जनरल है, मतलब उसका सामान्यीकरण कम किया जा सकता है, लेकिन बेहद कॉम्प्लेक्स है। आप देख सकते हैं उसकी जटिलता ज़्यादा है। तो घटती समानता, डिक्रीजिंग जनरलिटी, जो विज्ञान पदानुक्रम में जितना ऊपर है उसके नियम उतने ही विशिष्ट और सीमित होते हैं। मतलब जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, वो सबसे ज़्यादा सार्वभौमिक है। मतलब सबसे ज़्यादा क्या है, उसकी जो जनरलिटी है सबसे ज़्यादा हाई है, या उसकी जो यूनिवर्सलिटी है वो सबसे ज़्यादा हाई है। और अगर जटिलता देखें तो इनके अनुसार निम्न है। जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशियोलॉजी, वैसे वैसे विशिष्टता बढ़ती जाएगी, विशिष्टता बढ़ती जाएगी और जटिलता बढ़ती जाएगी। जो सामान्यीकरण है वो घटता जाएगा।
यही कारण है कि जो समाजशास्त्र है मानव व्यवहार को समझने में सबसे अधिक समय लगा। आशा है कि ये उनका क्लासिफिकेशन का बेसिस आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की सर्वोच्च रानी कहा, सोशियोलॉजी को क्वीन कहा, तो पदानुक्रम का शिखर क्राउनिंग एडिफाइस। तो काम्टे ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक पदानुक्रम का शिखर माना। यह कोई श्रेष्ठता का दावा नहीं था बल्कि पूर्ण बौद्धिक निर्भरता की स्वीकृति थी। मानव समाज सबसे जटिल विषय है, इसमें अप्रत्याशित परिवर्तनशीलता होती है। तो समाजशास्त्र को ठीक से समझने के लिए पूर्ववर्ती सभी विज्ञानों विशेषकर जीव विज्ञान का ज्ञान अनिवार्य है। तो आशा है कि ये जो विज्ञानों का संस्करण अगस्ट काम्टे ने दिया है, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए होंगे, इनका जो क्रम है वो भी याद कर लिए होंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं समाजशास्त्र की दो मुख्य शाखाओं की, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स की। स्टैटिक्स का है, अगर एक मानव शरीर से समाज की तुलना करें तो स्टैटिक्स क्या है, एनाटॉमी है, और डायनेमिक्स क्या है, फिजियोलॉजी है। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी से प्रेरित जो वैज्ञानिक विभाजन है, जिसमें समाज की जटिलता को समझने के लिए काम्टे ने दो विश्लेषणात्मक भागों में बांटा समाज को। एक है सामाजिक स्थिति, सोशल स्टैटिक्स, यह समाज की शारीरिक रचना एनाटॉमी के समान है, मतलब यह मानव शरीर के ढांचे का अध्ययन के समान है, जो कि स्टैटिक्स है, स्थिर है। वहीं अगर गतिकी की बात करें तो समाज की कार्य प्रणाली फिजियोलॉजी के समान है, यह विकास का अध्ययन है। यह किसका अध्ययन है, विकास का अध्ययन है। तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में जो अंतर है वो मानव शरीर से आप देख पा रहे होंगे, कैसे अगस्ट काम्टे ने डिफाइन किया है। सामाजिक स्थिति में क्या आते हैं, आइए समझते हैं। व्यवस्था और संरचना, समाज को जोड़े रखने वाले संतुलन का अध्ययन क्या है। तो सामाजिक स्थिति में क्या है आप देख पा रहे होंगे, इसमें परिवार है, फैमिली है, इकोनॉमी है, लॉ है, स्टेट है, रिलीजन है। तो इनमें क्या है, अंगों की अंतर संबंधता, इंटर रिलेटिविटी। समाज का कोई भी हिस्सा क्या है, अकेले काम नहीं करता, सभी मिलकर एक संतुलन बनाते हैं, एक साम्य बनाते हैं, एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं। तो इस तरीके से जो सामाजिक स्थिति है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो आप समझ गए, और उनकी जो अंतर संबंधता है वो समझ गए। कोई भी रिलीजन हो या फैमिली हो, ये अपने आप में इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में नहीं रहता, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। आइए आगे चलते हैं। सामाजिक गति की प्रगति और विकास की बात करता है, फिजियोलॉजी की बात करता है। समाज के निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया, समाज के विकास और प्रगति का अध्ययन होता है सामाजिक गतिकी में। मतलब यह समाज में होने वाले विकास और प्रगति का अध्ययन है। समाज स्थिर तो है नहीं, समाज दिन प्रतिदिन उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो समाज समय के साथ कैसे बदलता है और बौद्धिक रूप से परिपक्व होता है, यह दिशाहीन बदलाव नहीं है, बल्कि यह कठोरता से 3 स्तरों के नियम जो कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस द्वारा निर्देशित है। तो सामाजिक स्थिति, समाज का स्थिर पार्ट जो समाज को रचना देता है या समाज को रूप देता है। सामाजिक गतिकी सोशल डायनेमिक्स, समाज का वो गतिशील पार्ट है जो समाज में प्रगतिशील है, लगातार परिवर्तनशील है, और ये ऐसे रैंडमली नहीं है, ये एक प्रक्रिया फॉलो करता है जो कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष पॉजिटिव स्टेट की बात करते हैं। आशा है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। व्यवस्था और प्रगति का अटूट संतुलन, जो स्थिति और गति का जो समन्वय है, जो बैलेंस है, जो इक्विलिब्रियम है,
बात उसकी हो रही है। जो व्यवस्था है, जो ऑर्डर है और जो प्रगति है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तब बिना व्यवस्था के, बिना ऑर्डर के, बिना व्यवस्था के प्रगति का प्रयास केवल अराजकता पैदा करेगा, एनार्की लाएगा। मतलब विदाउट ऑर्डर जो प्रोग्रेस है बस समाज में चाओस, एनार्की और डिसरप्शन लाएगा। और बिना प्रगति के व्यवस्था स्टैग्नेंट हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। अतः व्यवस्था और प्रगति दोनों ही जरूरी है और दोनों का संतुलन बनाए रखना समाज के लिए जरूरी है। तो काम्टे इसी की बात करते हैं, व्यवस्था और प्रगति के संतुलन की। तो मतलब समाज का जो स्टैटिक्स पार्ट है, स्थैतिकी है, वो भी जरूरी है और गतिकी पार्ट जो डायनेमिक्स है वो भी जरूरी है। स्थैतिकी पार्ट क्या है? वो व्यवस्था है। डायनेमिक पार्ट क्या है? प्रगति है। और दोनों का होना जरूरी है। आइए समझते हैं जीवन का उत्तरार्ध और मानवता का धर्म। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। कौन? अगस्ट काम्टे। बात करते हैं प्रेम की, लव की, नैतिकता की, एथिक्स की, यूनिटी की बात करते हैं। तो इनके मित्र हैं क्लोटिल्ड डी वॉक्स की मृत्यु के बाद कांट का जो झुकाव था वो किसकी तरफ हो गया? रहस्यवाद की तरफ मुड़ गए, जिसमें उन्होंने सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स में मानवता का धर्म, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात की, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की प्रस्तावना दी, जिसमें इन्होंने कहा कि अलौकिक ईश्वर के बजाय, मतलब अदर वर्ल्ड पावर, ईश्वरीय शक्ति, दैवीय शक्ति या अलौकिक शक्ति के बजाय मानवता को, ह्यूमैनिटी को ही पूजनीय माना गया। इनका उद्देश्य था कि कोरे विज्ञान में सामाजिक एकता, प्रेम और सद्भाव का तड़का लगाना। मतलब इन्होंने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी देकर समाज में सोशल यूनिटी और सॉलिडरिटी, एथिक्स और प्रेम, लव का एक रेसिपी दिया समाज को एकजुट रखने के लिए। समाज को में जो व्यवस्था है, ऑर्डर है, वो स्थापित रहे, इसलिए। और बात करते हैं रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की, मानवता के धर्म की। आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो काम्टे के जो सिद्धांत है उनकी आलोचना क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, की बात किया जाता है कि आधुनिक दृष्टिकोण से प्रत्यक्षवाद की सीमाएं क्या है कि ये अत्यधिक रेखीय है, मतलब बहुत ही लिनियर है। मानव समाज हमेशा एक साफ सीधी रेखा में विकसित नहीं होता, विकास चक्राकार या जटिल हो सकता है। मतलब चूंकि अगस्ट काम्टे रेखीय उद्विकास की बात करते हैं क्रमिक उद्विकास की, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष स्तर से हर समाज के गुजरने की बात करते हैं। ये एक सीधी सरल रेखा में चलने की बात करते हैं, जबकि अन्य जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं कि समाज इतना भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। यूरोसेंट्रिक काम्टे ने केवल पश्चिमी यूरोपीय इतिहास को संपूर्ण मानवता का सार्वभौमिक मॉडल मान लिया। मतलब इनका क्रिटिसिज्म ये भी था कि जो ये यूरोप केंद्रित है, मतलब जो पश्चिम यूरोपीय है उसी के इतिहास को संपूर्ण मानवता का इतिहास मान लिए, बाकी अन्य कॉन्टिनेंट्स को, अन्य प्रायद्वीपों को इन्होंने कहीं न कहीं उनकी उपेक्षा की। न्यूनीकरण, रिडक्शनिस्ट, सामाजिक संघर्षों, वर्गों और जटिलताओं को नजरअंदाज कर केवल व्यवस्था पर जोर दिया। मतलब ये भी कहना है कि समाज में कॉन्फ्लिक्ट हैं, समाज में वर्ग हैं, क्लास है, समाज में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको इग्नोर कर दिया इन्होंने केवल बात की ऑर्डर की,
व्यवस्था की और उसमें होने वाले प्रगति की। पर संघर्ष, वर्ग, जटिलता, ये सारी बातों को कहीं न कहीं अपनी अवधारणाओं में ये इग्नोर करते हुए दिखते हैं। पर आधुनिक समाजशास्त्र पर कांटे की विरासत को देखें, जो इनका आधुनिक समाजशास्त्र पर प्रभाव पड़ा वो दूरगामी था। ऑगस्ट कांटे के प्रयासों ने समाजशास्त्र को साइंटिफिकली समझने के लिए, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक दिशा दी। इनके पॉजिटिविज्म ने, इनके प्रत्यक्षवाद ने समाजशास्त्र को और समाज को समझने के लिए समाज के विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र रूपी एक नया चश्मा दिया, एक लेंस दिया। समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र अकादमिक विषय का दर्जा और वैज्ञानिक शब्दावली दी। अगर एमिल दुर्खिम ने कांटे से प्रेरित होकर ही सामाजिक तत्व, सोशल फैक्ट और श्रम विभाजन का सिद्धांत विकसित किया। हर्बर्ट स्पेंसर समाज और जीव विज्ञान की जो सादृश्यता है, ऑर्गेनिक एनोलॉजी है, उसके विचार को हर्बर्ट स्पेंसर आगे बढ़ाते हैं। तो आज का समस्त जो मात्रात्मक शोध है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, वो कांटे के प्रत्यक्षवाद पर ही तो खड़ा है, जिसमें हम वो कहते हैं एम्पिरिसिज्म की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं ना, वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो आज क्वांटिटेटिव रिसर्च चल रहा है उसका आधार यही कांटे का पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद है। मतलब जो समाजशास्त्र में बाद में प्रतिपादित होते हैं, समाजशास्त्र का जो ये विकास फैलाव होता है विषय, उसकी जड़ में, उसके रूट में कांटे का पॉजिटिविज्म है, प्रत्यक्षवाद है। तो कांटे का महत्वपूर्ण योगदान है समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में, समाज को समझने के एक विज्ञान के रूप में स्थापित होने में। अगर देखें तो अराजकता से संरचना तक की बौद्धिक यात्रा में अगर देखें तो ऑगस्ट कांटे के दर्शन का सार जो है कि अराजकता से संरचना तक समाज को समझने का प्रथम वैज्ञानिक प्रयास करते हैं और 3 ऐतिहासिक स्तरों की सफल यात्रा धर्म से विज्ञान तक की ये बात करते हैं, क्योंकि हम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस पढ़ चुके हैं। समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी के रूप में स्थापित किया। और सबसे बड़ी चीज कि जो कांटे का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है प्रेम सिद्धांत है। व्यवस्था ही आधार है और प्रगति लक्ष्य है। मतलब जो अपने प्रेम के सिद्धांत में, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी में बात करते हैं ऑगस्ट कांटे, वो कहते हैं कि जो ऑर्डर है वो बेस है, जो व्यवस्था है वो आधार है और जो प्रगति है वो लक्ष्य है। मतलब व्यवस्था क्या है? बेस है। प्रगति क्या है? एंड है। और प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? साधन है। ये आप समझ जाइए इनके अवधारणा में। तो आशा है कि ऑगस्ट कांटे के इन सभी अवधारणाओं को आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रत्यक्षवाद, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, विज्ञानों का संस्करण और इनके प्रेम के सिद्धांत को, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी को। नमस्कार, धन्यवाद। और अगर ये पूरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक